क्या हालचाल है दोस्तों? मस्त हो गए, बिंदास हो गए बच्चे। देखिए बेटा, हमने पिछले लेक्चर में भौतिक विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्रों के विषय में विधिवत अध्ययन किया था अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का बच्चे। अब हम लोग भौतिक विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि निम्न प्रकार है बच्चे। ठीक है बच्चे, देखिए पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम बताओ। बच्चे, वाहन में जो बैक मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण लगता है? बैक मिरर में कौन सा दर्पण लगता है बच्चे? उत्तल दर्पण लगता है। उत्तर क्या हो जाएगा मेरे लाल? उत्तल दर्पण लगता है। क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तल दर्पण। अंग्रेजी में बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, रियल व्यू। ठीक है बच्चे। अच्छा, उत्तल दर्पण ही क्यों लगता है? क्योंकि ये पीछे के एक बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब एक छोटे से स्थान पे बना देता है, इसलिए यहां पर उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण 45 अंश के कोण पर आपतित हो रही है। मान लीजिए ये है समतल दर्पण। कैसा दर्पण है बच्चे? समतल दर्पण। ठीक है मेरे लाल, ये है इसका अभिलंब। क्या है बच्चे? अभिलंब। यहां पर एक प्रकाश की किरण 45 अंश पर आपतित हो रही है। ठीक है मेरे बच्चे, और यहां से परावर्तित हो जाएगी। ये कोण क्या है? 45 अंश। प्रकाश परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो ये वाला कोण बच्चे भी क्या होगा? 45 अंश। तो बच्चे हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण 45 अंश के कोण पर आपतित होती है। आपतित व परावर्तित किरणों के बीच का कोण, तो बच्चे दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 45 और 45, तो उत्तर आ जाएगा मेरे लाल 90 अंश। ठीक है बेटा, आगे चलेंगे बच्चे। अवतल दर्पण में ध्रुव व फोकस के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख खींचिए। तो देखिए, अवतल दर्पण में अगर हमको किसी का भी आरेख खींचना होगा तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम आने चाहिए बच्चे, जो कि 3 थे। ठीक है बच्चे। अब और तुमको ये भी पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण में वस्तु जब रखी हो फोकस पर तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, और जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो बच्चे, अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब, यहां लिख लो चाहे तो, अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव यानी P, फोकस यानी F के बीच हो तो उसका आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। ठीक बच्चे। अब इसका आरेख देखो कैसे खींचेंगे, किरण आरेख। बड़ा आसान है भैया आरेख खींचना। चलिए भाई आरेख को खींच देते हैं। ठीक है मेरे लाल, तो ये बना देते हैं दर्पण। ये क्या बना देते हैं? दर्पण बच्चे। ये बना देंगे हम दर्पण। ठीक है, इस दर्पण को कर देंगे दोस्त कलर। क्या कर देंगे मेरे लाल? दर्पण को कर देंगे कलर। ठीक है बच्चे, ये बन गया दर्पण। इस दर्पण को कर देते हैं हम लोग कलर। ठीक है बच्चे, अब आ जाएंगे बच्चे, ये बन जाएगा बच्चे क्या? ये बन जाएगा इसका मुख्य अक्ष। ये क्या बन जाएगा दोस्त? मुख्य अक्ष। ये बन गया मुख्य अक्ष। ठीक है बच्चे, ये बना दिया हमने मुख्य अक्ष। ये बन गया मेरे लाल मुख्य अक्ष। इसको नाम दे देंगे P, इसको नाम दे देंगे F। ठीक है बच्चे, यहां पे हमने रख दिया है वस्तु। क्या रख दिया है? वस्तु। तो भाई ये हो गया। भाई पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है। फिर है बच्चे कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है,
दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इन दोनों किरणों को हम लोग पीछे बढ़ा देंगे। कहाँ बढ़ा देंगे? पीछे। तो ये यहाँ पर कहीं पर बच्चे क्या करेंगे? इंटरसेक्ट। तो जहां पर काटेंगे मेरे लाल वहीं पर बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। ये बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। डॉट 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 यानी आभासी। तो ये वस्तु है मेरे लाल और ये क्या है? प्रतिबिंब। आई आई डैश और ये हो गया M1 और ये हो गया M2। बोलो आया समझ में? आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। अगला कॉन्सेप्ट है बच्चे, सेविंग करने के लिए समतल दर्पण के स्थान पर अवतल दर्पण प्रयोग क्यों करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा क्योंकि अवतल दर्पण को समीप लाने पर, समीप मतलब पास लाने पर, समीप लाने पर यह आभास, यह बड़ा सीधा व आवर्धित को हम बड़ा ही कहते हैं, एक प्रकार से बड़ा ही कहते हैं, आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, जबकि समतल दर्पण नहीं। जबकि समतल दर्पण नहीं। इस कारण से और समतल की जगह किसका यूज करते हैं? अवतल का। अगला प्रश्न है बच्चे, क्रांतिक कोण को परिभाषित कीजिए। बड़ा सिंपल है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। बना अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन की शर्तें, कितनी शर्तें हैं मेरे लाल? 2 शर्तें हैं। कितनी है? 2। पहली शर्त है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरी शर्त है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है बच्चे, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। अब अगला है बच्चे, अवतल लेंस के प्रथम फोकस को परिभाषित करो। बच्चे प्रथम फोकस को परिभाषित कर देंगे, बड़ा ही आसान। अगर इसका हम डायग्राम बना ले जाए, क्या बना ले जाए? डायग्राम। तो कैसे बनेगा? ये मैंने बना दिया अवतल लेंस। क्या बना दिया बच्चे? अवतल लेंस। ठीक है बच्चे। अब देखो अवतल लेंस में नियम लगा देते हैं। तो हमको पता है कि अवतल लेंस का फोकस यहां होता है। ठीक है बच्चे। तो देखिए कैसे हम इसको करेंगे। भाई उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इधर होता है, अवतल लेंस का इधर होता है। तो चलिए देखिए मैं बताता हूं इसको हम कैसे करेंगे। सॉरी। ठीक। तो यहां पर आ जाएंगे बच्चे, ये हमारा हो जाएगा F1। ठीक है बच्चे।
F1 हो जाएगा। ये बन गया बच्चे फिगर। अब देखिए बेटा, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग F1। क्या बोलते हैं बच्चे? F1। ठीक है बेटा, तो देखिए कि किसी अवतल लेंस में लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। यानी कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। यानी अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु, ठीक है, जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली, जा नहीं रही है, जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चे, ये है हमारा अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा। अगला प्रश्न है विचलन कोण क्या है? तो भैया बड़ा सिंपल है कि जब कोई प्रिज्म, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से निकलती है कुछ इस टाइप से, ये मान लो प्रिज्म है, ठीक है बच्चे, विचलन कोण ये प्रिज्म आ रही, ये ऐसे चली जाएगी, या विलंब हो गया, इसको इधर बढ़ा दो, इसको इधर, तो यहाँ पे, तो जब कोई प्रकाश करके इनसे निकलती है तो प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात आपाती किरण तथा निर्गमित किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लो किसी प्रिज्म में आपाती किरण, आपाती कहो चाहे आपतित कहो, आपाती किरण तथा निर्गमित किरण निर्गमित, यहां निर्गमित किरण, ठीक है बच्चे, आपाती किरण तथा निर्गमित किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है बच्चे। अगला प्रश्न है, कोणीय प्रक्षेपण तथा प्रक्षेपण क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो बच्चे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से निकलती है तो निर्गत किरणों में से किन्हीं दो रंगों के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? कोणीय प्रक्षेपण कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरण, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से निकलती है तो निर्गत किरणों में बैंगनी व निर्गत किरणों में बैंगनी व लाल रंगों के बीच बने कोण को कोणीय प्रक्षेपण कहते हैं। कोण को कोणीय प्रक्षेपण कहते हैं। कोणीय प्रक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। थीटा से प्रदर्शित करते। ठीक है बच्चे। अगला प्रश्न है बच्चे, ठीक है, अगला प्रश्न है मेरे लाल, ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग करेंगे बड़े आराम से। करा गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र N2/V - N1/U और N2 - N1/R होता है, जहां संकेतों के समानार्थ हैं की सीमा का मतलब होता है बच्चे, पृष्ठ का जो है व्यास है ना, वो क्या होना चाहिए बच्चे? कम होना चाहिए। गोलीय पृष्ठ का व्यास कम होना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा गोलीय पृष्ठ का व्यास कम होना चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चे। अगला प्रश्न है, देखो, अच्छा अभी छूट गया क्या कुछ? कोणीय प्रक्षेपण व प्रक्षेपण क्षमता छूट गई है। तो बच्चे, प्रक्षेपण क्षमता को मेरे लाल हम यहां देख लेते हैं, इस जगह पे देख लेते हैं। अभी हमारे पास जगह ये यहां पे देख लेंगे बच्चे, यहां पर, ठीक है। तो देखिए प्रक्षेपण क्षमता को कैसे देखेंगे। ठीक, प्रक्षेपण क्षमता बड़ा आसान सा है कि जब कोई श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म से निकलती है तो प्रिज्म से निर्गत कोणीय प्रक्षेपण थीटा, जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो निर्गत किरणों के लिए कोणीय प्रक्षेपण थीटा व मध्यवर्ती किरण के विचलन कोण डेल्टा वाई के अनुपात को प्रक्षेपण क्षमता कहते हैं। ये परिभाषा हो जाएगी। और बच्चे इसे लिखते काहे से हैं बच्चे? इसे लिखते हैं मेरे लाल ओमेगा बराबर थीटा अपान डेल्टा वाई। ठीक है बच्चे, तो ये थे हमारे प्रश्न। अब आगे के प्रश्नों को हम आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चे। तब तक के लिए दोस्त इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये भी प्रश्न आपके लिए फर्स्ट पेपर की तरह बहुत महत्वपूर्ण होंगे और इनसे ही आपका पेपर में जो है क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर से आ नहीं सकता है मेरे दोस्त। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे के प्रश्नों को हम कराते हैं। चलिए बच्चे, हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू देखेंगे बच्चे 11 नंबर से। आंख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है बच्चे? आंख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? तो जो आंख की समंजन क्षमता है बच्चे,
तो किसी भी आंख में नेत्र लेंस के फोकस दूरी को समायोजित करने यानी घटाने और बढ़ाने की जो क्षमता होती है उसे आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी बेटा आंख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, तो नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। ये होता है इसका आंसर बच्चे, ठीक है। नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। अगला प्रश्न है बच्चे, परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं बताएंगे। तो परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं नंबर 1, परावर्ती दूरदर्शी चमकीला प्रतिबिंब बनाती है। कैसा प्रतिबिंब बनाती है? परावर्ती दूरदर्शी चमकीला प्रतिबिंब बनाती है। नंबर 2, इसमें बने प्रतिबिंब में यानी परावर्ती दूरदर्शी चमकीला प्रतिबिंब बनाती है। अगला है बेटा, इसमें गोलीय विपतन का दोष उत्पन्न नहीं होता है। इसमें गोलीय विपतन का दोष उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है बच्चे, ये हो गई परावर्ती दूरदर्शी की विशेषता। अगला टॉपिक है बच्चे, किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है बच्चे? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है भाई। किसी भी लेंस की फोकस दूरी लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है, लेंस के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है बच्चे, प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। तो बच्चे किसी लेंस की फोकस दूरी लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या पर व लेंस के अपवर्तनांक पर ठीक है बच्चे, प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। ठीक है बेटा। अगला है बच्चे प्रश्न, संयुग्मी बिंदुओं से क्या तात्पर्य? संयुग्मी का मतलब क्या होता है? ऐसे बिंदु जिनके लिए एक बिंदु पर रखी वस्तु के लिए दूसरी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं। समझ में आया बच्चे कि ऐसे वे बिंदु जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं। संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, वे बिंदु जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं। तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए भाई साहब। तरंगाग्र आ गया यानी किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, ऐसे समान कला।
कंपन की समान कला में हो, यानी समान कला में कंपन कर रहे हो, क्या कहलाता है? तरंगाग्र। तो किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक कण कंपन की समान कला में, तरंगाग्र कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक कण कंपन की समान कला में हो बच्चे, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र मेरे दोस्त तीन प्रकार का होता है। पहला होता है समतल तरंगाग्र, फिर गोलीय तरंगाग्र और बच्चे बेलनाकार तरंगाग्र। आगे चलेंगे बच्चे। अपवर्तन की क्रिया में तरंग धैर्य, वेग, आवृत्ति तथा तीव्रता में कौन सी राशि नहीं बदलती? अपवर्तन क्या होता है बच्चे? जब कोई प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मान लो एक माध्यम ये, एक माध्यम यहां से यहां आई, तभी तो अपवर्तन होगा। यानी कि जब कोई प्रकाश कण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या चीज नहीं बदल पाती? याद कर लो मेरे दोस्त, अगर तरंग धैर्य की बात करें तो बदल जाती है, वेग की बात करें तो बदल जाता है, बट आवृत्ति नहीं बदलती है। देखो बच्चे, आवृत्ति नहीं बदलती है, उत्तर हो जाएगा आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला प्रश्न है, द्विस्लिट प्रयोग में प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता दी गई है I नॉट। यदि एक स्लिट को बंद कर दे, भाई जब व्यतिकरण होता है तो वहां पर ऐसे स्लिटे छिद्र होते हैं, करा इनमें से एक को बंद कर लिया जाए, एक को क्या कर लिया जाए? बंद कर लिया जाए। तो केंद्रीय स्लिट की तीव्रता कितनी होगी? पहली बात तो ठीक है, अगर हम बंद कर लेंगे तो जो आपका व्यतिकरण प्रतिरूप है वो कहां बदल जाएगा? विवर्तन प्रतिरूप में। ठीक है, तो एक स्लिट को बंद कर देने पर, एक स्लिट को बंद कर देने पर, ठीक है बच्चे, एक स्लिट को बंद कर देने पर व्यतिकरण प्रतिरूप, व्यतिकरण प्रतिरूप विवर्तन प्रतिरूप में बदल जाएगा, विवर्तन प्रतिरूप में बदल जाएगा और तीव्रता घटकर 1/4 हो जाएगी, और तीव्रता घटकर 1/4 हो जाएगी। आ गया बच्चे समझ में? 1/4 हो जाएगी। याद रख लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके लिए कि एक स्लिट को बंद कर देने पर व्यतिकरण प्रतिरूप विवर्तन प्रतिरूप में बदल जाएगा और तीव्रता घटकर 1/4 रह जाएगी। सूर्य के प्रकाश में रंगीन साबुन के घोल के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि बच्चे जो आपका साबुन होता है, ठीक है मेरे लाल, जो आपका साबुन होता है, यानी क्योंकि रंग फिल्म के ऊपरी और निचले पृष्ठों से परावर्तित, क्योंकि रंग फिल्म के ऊपरी व निचले सिरों से परावर्तित, ठीक है बच्चे, क्योंकि रंग फिल्म के ऊपरी और निचले सिरों से परावर्तित सूर्य प्रकाश तरंगों में, सूर्य प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण से उत्पन्न होते हैं, व्यतिकरण से, तरंगों में व्यतिकरण से उत्पन्न होते हैं। ये इसका आंसर हो गया बच्चे। सूर्य के प्रकाश में रंगहीन, रंगहीन जिसमें कोई रंग ही ना हो, साबुन के घोल के बुलबुले, जब आप वाटर में साबुन को घोलोगे तो उसमें कलर नहीं रहेगा, बट अगर प्रकाश में देखोगे तो रंगीन दिखाई देंगे, क्योंकि जो फिल्म बनती है साबुन को घोलने पर उसका ऊपरी और निचला जो सिरा होता है वो
सिरों से परावर्तित सूर्य प्रकाश जो होता है, उससे जो परावर्तित होने वाला सूर्य का प्रकाश होता है वो व्यतिकरण से उत्पन्न होता है, और व्यतिकरण से उत्पन्न होता है इस कारण हमें फिल्म जो है रंगीन दिखाई देती है। विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा चित्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए? तरंग धैर्य की कोटि की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बच्चे? तरंग धैर्य की कोटि की होनी चाहिए, या लगभग तरंग धैर्य की कोटि की होनी चाहिए, है ना। तरंग धैर्य यानी लैम्डा की कोटि की होनी चाहिए। की कोटि की होनी चाहिए। ये भी आपका सवाल क्या है बच्चे? इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रकाश किरण व तरंग दैर्घ्य में संबंध क्या होता है? तो प्रकाश किरण तरंग दैर्घ्य के सदैव लंबवत होती है। ये हमारा क्या होता है बच्चे? इसका आंसर हो जाएगा कि प्रकाश किरण जो है तरंग दैर्घ्य के सदैव लंबवत होती है बच्चे। क्लियर है मेरे दोस्त? इसका आंसर लिख लो, प्रकाश किरण तरंगाग्र के लंबवत होती है। यही इसमें क्या होता है? संबंध, लंबवत होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे हमने 20 प्रश्नों का इस वीडियो में अध्ययन कर लिया है। मेरे दोस्त ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपके यूपी बोर्ड में अवश्य फंस सकते हैं, अतः आप इन प्रश्नों को अवश्य तैयार कर लीजिए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपके अन्य 20 प्रश्नों के साथ, यानी 21 से 40 तक के प्रश्न का अध्ययन करेंगे। फिर बच्चे अगले प्रश्न में जो शेष प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, और मन लगा के पढ़ते रहिए बच्चे, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, ठीक है बच्चे।